केंद्रीय कोयला मंत्री सतीश कुमार दुबे पहुंचे राजगढ़। मंत्री ने उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर स्मार्ट क्लासों का किया निरीक्षण। नई शिक्षण पद्धति की जमकर की सराहना। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कहा क्षेत्र वासियों की समृद्धि को लेकर जारी रहेंगे कार्य। आलोट में शिव महापुराण कथा के आयोजन से माहौल भक्तिमय। तीसरे दिन शिव विवाह का आयोजन। शिव भक्तों ने पुष्प वर्षा से किया बारात का स्वागत। उज्जैन में नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू। एसपी प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। शहर में पुलिस चलाएगी सरप्राइज चेकिंग अभियान। उज्जैन में नौकरानी का वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप। मामले में नौकरानी के साथ 3 गिरफ्तार। लाखों रुपए के नकद और जेवरात जब्त। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मंदिर समिति के 5 कर्मचारियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से 4 को जेल भेज दिया गया है। वहीं एक कर्मचारी को पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। बता दें कि उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला उजागर होने के बाद महाकाल पुलिस ने मंदिर समिति के कर्मचारी राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौकसे को गिरफ्तार किया था, जिनसे हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने मंदिर समिति के कर्मचारी अभिषेक भार्गव, राजेंद्र सिसोदिया, राजकुमार सिंह, क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारी ओम प्रकाश माली और जितेंद्र पवार को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया था, जहां से सभी को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। पुलिस रिमांड खत्म हो जाने पर पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को फिर से न्यायालय में पेश किया। तो वहीं कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राजेंद्र सिसोदिया, राजकुमार सिंह, जितेंद्र पवार, ओम प्रकाश माली को जेल भेज दिया। प्रोटोकॉल प्रभारी अभिषेक भार्गव को फिर 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। बता दें कि इस मामले में भस्म आरती प्रभारी रितेश शर्मा फिलहाल फरार है। ये 4 का जीआर भरा था, एक का हमने पीआर मांगा है अभिषेक भार्गव का। उससे और पूछताछ करेंगे कि कौन कौन और इन्वॉल्व है। कितने दिन का रिमांड मिला है अभिषेक भार्गव? 2 दिन का मांगा था, 1 दिन का मिला है। आगे का और क्या कुछ नाम आने की उम्मीद है? हाँ, संभावना था आगे और नाम आने की उम्मीद है। जांच का विषय है, अब देखते हैं कितने नाम आते हैं। इस मामले में कोई फरार है? एक आदमी फरार है, रितेश शर्मा, जो अभी नहीं मिला है। उसका लोकेशन लेकर के उसको भी गिरफ्तार करेंगे। उसको गिरफ्तार करने के बाद और भी नाम खुल सकते हैं। मैहर में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैहर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय आवासीय विशेष शिविर मुख्य अतिथि के रूप में बैहर क्षेत्र के बीजेपी के युवा कदावर नेता पूर्व बीजेपी के बैहर मंडल अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह कटियार बच्चों से रूबरू होकर वृक्षारोपण का महत्व और शिक्षा और खेलकूद के महत्व, स्कूल शिक्षा का मंदिर है। शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माता, सार्थक कदम से हमेशा सार्थक परिणाम आते हैं। अपने उद्बोधन के माध्यम से बच्चों के साथ नेता नहीं, बच्चों के साथ बच्चा बनकर संदेश साझा किया। मां नर्मदा आईटीआई के द्वारा प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष के इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के परीक्षार्थियों को औद्योगिक भ्रमण के लिए ले जाया गया। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। रानी अवंतीबाई सागर 19 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ये भारत के मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बेसिन पर स्थित है। तो वहीं इस औद्योगिक भ्रमण के दौरान मां नर्मदा आईटीआई के संचालक अनुज विश्वकर्मा के द्वारा परीक्षार्थियों को जल से विद्युत बनाने की प्रक्रिया को समझाया गया और साथ साथ भेड़ाघाट का भ्रमण कराया गया। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के निर्देश और नगर पुलिस अधीक्षक पीएस परस्ते के नेतृत्व में गठित विशेष टीम थाना प्रभारी विंध्यनगर निरीक्षक अर्चना द्विवेदी, निरीक्षक यूपी सिंह, निरीक्षक जितेंद्र भदौरिया और पुलिस बल ने सोने घरों को निशाना बनाने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ये सभी शातिर आरोपी परफेक्ट क्राइम की तर्ज पर पहले घरों की रेकी करते थे और फिर उसे अपना निशाना बनाते थे। कुल 8 अपराध हैं, जिसमें चोरी के 3 अपराध हैं, मारपीट के अपराध है और इसके अलावा आबकारी के भी 3 अपराध हैं। इस प्रकार 8 अपराध हैं और जो 2 नाबालिग हैं उनके भी 1-1 अपराध है मारपीट का। ये कहीं और भी चोरी करती है दिन भर के अलावा? ये अभी वैसे तो
अभी इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अन्य चोरियों में भी जो बाकी आरोपी भी पकड़े जाएंगे तभी भी पूछताछ की जाएगी और हम खुलासे की उम्मीद है। क्योंकि बैठन में उसने बड़ी चोरी हुई थी बचपुरा में, अब तो खुल नहीं पाई वो। अभी इनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस निश्चित तौर पर और बेहतर काम करेगी, क्योंकि एक गैंग पकड़ने के बाद में फोर्स का मनोबल ऊंचा है और जो क्लूज मिले हैं कि कौन कौन अपराधी हो सकते हैं इस तरह की गतिविधियों में लिप्त, उसकी भी पुलिस को सुराग मिले। शुक्रवार को स्थानीय रेस्टोरेंट पर समाज सेवी विजय सिंह गौतम ने प्रेस वार्ता कर वेयर हाउस में रखे गेहूं की खराबी को लेकर उन पर हुआ प्रकरण दर्ज की जानकारी देते हुए बताया कि वो हर वर्ग के समाज के व्यक्ति के लिए खड़े हैं जो विधानसभा क्षेत्र में गरीब, शोषित, दलित, व्यापारी और हर वर्ग के सहयोग के लिए प्रतिदिन लगे रहते हैं। तो महिदपुर के ही नेता को शायद उनका विधानसभा में भी सभी वर्ग के लिए काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, तो उन पर आरोप लगाते हुए घटिया थाना क्षेत्र में प्रकरण दर्ज करवाया गया, जो कि धारा 41 के अंतर्गत दर्ज हुआ, जिसमें उनके साथ उनके उस वेयर हाउस के अधिकारियों पर भी प्रकरण दर्ज हुआ है। खतरा इस महिदपुर विधानसभा के लिए आखिरी दम तक कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं अपने लोक कल्याण और लोक सेवा के कामों के और गरीबों की मदद करने के लिए अपने आप को भी स्वाहा और समाप्त कर लूंगा, ये मेरा वचन है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजपूत हूं, अगर जो कह दिया तो करता हूं और निश्चित रूप से मैं उसका सामना करूंगा। आज आगे रह के मुझे गर्व है कि मेरे विरोधी इतने अच्छे हो गए, मेरे विरोधी इतने आगे बढ़ गए। मेरे विरोध कितना हुआ, अरे जो जिंदा है उसकी निंदा है। ये विजय सिंह गौतम जिंदा है इस महिदपुर विधानसभा में। वो जाता है विजय सिंह गौतम सुबह से शाम तक 18 घंटा लोगों के बीच में, गरीबों के घर में, झोपड़ियों में, कटे पैरों में, हाथों में, जिनके पास में खाने को अनाज नहीं है, जिनके पैर कट गए हैं, जिनको वहां पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के पास में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों को कोई भी अन्य ऐसी परेशानियां हैं, उसका सामना करने का काम विजय सिंह गौतम करता है। और मैं आपको बता देता हूं, ये तो मेरा टर्निंग पॉइंट है। मैं वापस लौटूंगा और ऐसा लौटूंगा, मैं समंदर हूं, वापस लौट के आऊंगा और ऐसा लौटूंगा कि नाम लेवा नहीं बचेगा। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं, कब तक रोकोगे उगते हुए सूरज को? कितने बादल आएंगे, एक दिन तो उसको सूरज को जगह देनी पड़ेगी। और मेरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा और मुझे खुशी है इस बात की। मुझे कोई गम नहीं है एफआईआर होने पे, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करता हूं, मेरे को कोई डर नहीं लगता है। राहुल गांधी पे भी एक एक दिन में 3-3 एफआईआर होती हैं और यहाँ के उन लोगों पे भी एफआईआर होती हैं। मैं देखता हूं उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसका सामना करेंगे। मुझे न्यायालय पे विश्वास है और कानून पे विश्वास है और मैं कानून का सम्मान करता हूं। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, विजय सिंह गौतम अपने मार्ग पे अडिग है। दलितों, पीड़ितों, शोषितों की मदद करता रहेगा। आखिरी सांस तक मैं करूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा इस विधानसभा के नाम मैंने लिख दिया है। और मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि निरंतर मैं इस काम में अपनी गति को कभी कम नहीं करूंगा। पर मैं इस बात का भारी विरोध भी करता हूं कि लड़ना हो तो सामने लड़ो, इस तरह की लड़ाइयां मत करो। और किसी को रोकने से क्या समझते हो, रुक जाएगा क्या? आपने मुझे क्या समझ रखा है? मुझे ये समझ रखा है कि एफआईआर दर्ज करा दोगे तो विजय सिंह गौतम वापस मुड़ जाएगा। छतरपुर जिले के घुवारा चौकी क्षेत्र के ग्राम टपरियन खेरा में दोपहर करीब 1 बजे 11 फीट का अजगर देखने से दहशत का माहौल फैल गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का सफल रेस्क्यू कर उसे वहां से ले जाकर जंगल में छोड़ा। छतरपुर में 11 फीट का अजगर देखा गया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन कर सांप को पकड़ लिया गया है। पूरा मामला छतरपुर के घुवारा चौकी के गांव टपरियन खेरा का बताया जा रहा है। करीब 1 बजे 11 फीट का अजगर देखने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। तो वहीं वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जल्द से जल्द रेस्क्यू कर सांप को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वन विभाग के कर्मी सांप को पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस मामले में किसी जानी नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है।
वन विभाग की सतर्कता के चलते कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि दहशत का माहौल जरूर इस विकराल जीव को देखकर फैल गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की सन सिटी कॉलोनी में स्थित एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के सूने घर को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोर करीब 1 लाख की संपत्ति चुराकर वहां से फरार हो गए। बीएमओ को सुबह सूचना मिलने पर उन्होंने थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जिले के लवकुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर एसपी शाहकेवार ने बताया कि वो ड्यूटी पर लवकुश नगर गए हुए थे। उनका सन सिटी कॉलोनी स्थित निवास को सूना पाकर अज्ञात चोरों ने इसका फायदा उठाकर चोर गेट तोड़कर घर में दाखिल हुए और अंदर रखे करीब 1 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ले गए। था नहीं, मैं लवकुश नगर में था और रात को चोर आए तो ये मेन दरवाजा तोड़कर अंदर की अलमारी तोड़ी और उसमें कुछ सामान पड़ा था वो ले गए। लगभग कितने की? लगभग वही 1 लाख के लगभग। सामग्री कुछ विशेष नहीं, 2-3 चांदी की थालियां थी, 2 लोटा थे चांदी के और 2 चम्मच थी, बस इतना सामान था। आपको कैसे सरफेस की जानकारी लगी चोरी हुई? ये बगल वालों ने फोन किया मुझे, बगल में आबकारी अधिकारी रहते हैं, उन्होंने फोन लगाया मुझको तो फिर मैं आ गया सुबह, तो पुलिस को सूचना दी। गेट तोड़कर? हाँ, गेट तोड़ के ही आए होंगे, जो गेट टूटा ना। जन अभियान बैहर के प्रयासों से शनिवार को ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कोहका में बढ़ती ठंड को देखते हुए गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। ग्राम कोहका स्वावलंबन के क्षेत्र में सतत रूप से आगे बढ़ रहा है। कोहका के ग्रामीण अब सजग हो चुके हैं। ग्राम में स्वच्छता के साथ ही जल संरक्षण के लिए 5 स्थानों पर बोरी बांधान कर पानी बचाया जा रहा है। इसी के साथ ग्राम में जैविक कृषि के लिए भी 10 कृषकों के पंजीयन किए गए। विवाद मुक्त, नशा मुक्त ग्राम की ओर अग्रसर कोहका का लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। कोहका में प्रत्येक मंगलवार रात के समय चौपाल का आयोजन कर सभी समस्याओं पर चर्चा भी की जाती है। तो वहीं समाधान के लिए शासकीय मदद, सामुदायिक श्रमदान और सहयोग से समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किया जाता है। छतरपुर में तेज रफ्तार कंटेनर ने नाबालिग बच्ची को कुचल दिया, जिसमें 14 साल की मासूम की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित कंटेनर सड़क किनारे बने टपरे में जा घुसा, जहां से लोग जान बचाकर भागे। वहीं 14 साल के मासूम की दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक बच्ची चक्की से आटा पिसवाकर सड़क पार कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बीते 2 दिन से आसमान में छाए घने बादल बीती शुक्रवार की रात से गरज चमक के साथ बरस पड़े। अभी भी तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश से किसानों को अपनी फसल के लिए खुशखबरी है, तो दूसरी ओर बारिश के रुकने के बाद तेज सर्दी पड़ने का अनुमान बताया जा रहा है। कृषि उपज मंडी प्रांगण में रखा सैकड़ों क्विंटल धान भीग गया। तहसील के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से लगातार तेज बारिश होने की खबरें आ रही हैं। कुछ जगह तेज हवा, गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू होने के बाद से अब तक बारिश जारी है, जिससे अनेक जगह बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। कोयला और खदान मंत्री केंद्रीय मंत्री सतीश कुमार दुबे ने राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर और जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, राजगढ़ विधायक और कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, एसपी आदित्य मिश्रा के साथ उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सतीश कुमार दुबे ने उत्कृष्ट विद्यालय के स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया और उन्होंने छात्रों से संवाद कर शिक्षा में तकनीकी सुधारों और स्मार्ट क्लास के महत्व पर प्रकाश भी डाला। जहां कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत स्मार्ट क्लास जैसे उपाय छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने में सहायक होंगे। ये तकनीकी सुधार छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और रोचक बनाएगा। स्मार्ट क्लास के उपयोग से उत्साहित छात्रों ने इसकी सुविधाएं और नई शिक्षण पद्धति की जमकर सराहना की। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के 1 साल पूरा होने पर नगर से 9 किलोमीटर दूर पर
स्थित छिंद धाम प्रांगण में कार्यकर्ता सम्मेलन सह भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का स्वागत सम्मान किया गया। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जैसे ही कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, उन्होंने सर्वप्रथम राम दरबार और हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की। इस मौके पर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि छींद वाले हनुमान जी महाराज की कृपा से जनसेवा का मौका पाया है। प्रभु के आशीर्वाद और आप सभी के शुभाशीष से ये दायित्व निभाने की शक्ति मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उदयपुरा विधानसभा उनका परिवार है और वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें जनता अपना बेटा मानती है। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। डबल इंजन में प्रदेश की दोगुनी गति से तरक्की हो रही है। सरकार और योजनाओं से उदयपुरा विधानसभा की जनता को लाभ हो रहा है। क्षेत्र और क्षेत्रवासियों की समृद्धि में कसर नहीं छोड़ेंगे। एडीएम अनुकूल जैन को महाकाल मंदिर प्रशासक का प्रभार सौंपा गया है। कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि शासन का आदेश आने तक एडीएम अनुकूल जैन मंदिर प्रशासक का कार्य देखेंगे, तो वहीं इससे पहले भी वो प्रशासक का दायित्व संभाल चुके हैं। मंदिर समिति के प्रशासक रहे मृणाल मीणा को 10 अगस्त 2024 को शासन ने बालाघाट कलेक्टर बनाया था। इसके बाद कलेक्टर ने महाकाल मंदिर समिति का प्रशासक एडीएम अनुकूल जैन को नियुक्त किया था। महाकाल मंदिर प्रशासक पद से गणेश धाकड़ को हटाए जाने के बाद एडीएम अनुकूल जैन को महाकाल मंदिर प्रशासक का प्रभार दिया गया है। अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर पर शिव महापुराण कथा के अवसर पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां भक्तों को तीसरे दिन कथा सुनाते हुए पंडित मनमोहन कश्यप अग्निहोत्री ने कहा कि भगवान शंकर की आराधना से ही मुक्ति का द्वार मिलता है। दक्ष कन्या मां सती ने अपने तप के बल से भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया था। माता सती ने राजा दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और बाल्यकाल से ही भगवान शंकर की आराधना और कठोर तप भी किया और भगवान शंकर को प्रसन्न कर पति के रूप में उन्हें पाया। उनकी साधना से ही भक्ति और मुक्ति का द्वार खुलता है। उन्होंने कथा के माध्यम से बताया कि मनुष्य को वासनाओं से दूर रहना चाहिए। आपको बता दें कि तीसरे दिन की कथा में शिव विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान शंकर और माता पार्वती के पात्र अनिल भरावा और रीना भरावा बने। भगवान अनादि कल्पेश्वर मंदिर से शिव बारात भूत प्रेत और देवताओं के साथ कथा प्रांगण पहुंची, जहां शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और इस अवसर पर शिव भक्तों ने नृत्य कर पुष्प वर्षा से बारात का स्वागत किया। शहर में नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। होटल और रेस्टोरेंट में इसके लिए खास तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कई लोग सड़क पर भी नए साल का जश्न मनाएंगे। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने एक अलग से प्लान भी तैयार किया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि नए साल के जश्न को देखते हुए चीता पार्टी को अलर्ट कर दिया गया, जो शहर में घूमकर ऐसे होटल और रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी एकत्रित कर रही है जहां नए साल की पार्टी आयोजित की जा रही है। वहीं इनके लिए अलग से गाइडलाइन भी बनाई गई है। इसके अलावा पुलिस सड़क पर उतरकर सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों को की धरपकड़ करेगी। तो वहीं पुलिस ने रात से ही शहर में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इधर नए साल को देखते हुए प्रशासन के द्वारा महाकाल मंदिर में व्यापक व्यवस्था की गई है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के मुताबिक इस बार 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। श्रद्धालुओं को 40 मिनट में बाबा महाकाल के दर्शन हो सके, ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। को देखते हुए सभी जगह हमारी पार्टियों जो चीता पार्टियां हैं, वो जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं, होटल्स हैं, फार्म हाउस हैं, उन सभी की जानकारी एकत्रित कर रही है। सभी जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको सचेत कर दिया गया है कि ट्रैफिक की व्यवस्था, सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करेंगे। कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत तौर पे शराब का कंजम्पशन या शराब बेचते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में जगह बदल बदल के सरप्राइज चेकिंग लगाई जाएगी, जिसमें यातायात और जिला पुलिस का अमला रहेगा और जितने लोग शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ धारा 185 के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनका वाहन भी जब्त किया जाएगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो। आप सभी को नए साल की बधाई। हम सब आपके साथ हैं, परंतु मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का किसी घटना में हो और आपके लिए नए साल किसी तरह से दुखदायी। होटल्स वालों को स्पेसिफाई कर दिया गया, किसी भी प्रकार का कोई इवेंट बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही साथ वो सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड जो पार्किंग की व्यवस्था करेंगे
अगर अल्कोहल से रिलेटेड कोई इवेंट है तो उसका बाकायदा एक्साइज से लाइसेंस लिया जाएगा और उसके बाद ही इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पूरे भारत से लोग नववर्ष पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। इस वर्ष भी ये एक्सपेक्टेड है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आएंगे। लगभग 10 लाख लोगों की आने की संभावना है और हम लोग तैयारी उसी प्रकार से कर रहे हैं। तो पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, बसों के संचालन की व्यवस्था, पुलिस फोर्स, जो हमारा दर्शन है उसमें टनल के माध्यम से दर्शन कराना, ये सारी व्यवस्थाएं लगाई जा रही हैं। इसके साथ साथ काल भैरव मंदिर पर तथा अन्य मंदिरों पर भी व्यवस्थाएं लगाई जा रही हैं। सारे टीम्स की ड्यूटी लगा दी गई है। कल इसमें अभी तक जो कार्रवाइयां हुई हैं उसका संयुक्त भ्रमण भी किया जाएगा। प्रोटोकॉल की व्यवस्था अभी भस्मारती जहां तक है तो भस्मारती में जो ऑनलाइन व्यवस्था थी उसको अभी स्थगित, ऑनलाइन बुकिंग स्थगित की गई है और शेष जो व्यवस्थाएं हैं वो यथावत है। जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत दर्शन वगैरह कराए जाने हैं, जो विशेष प्रोटोकॉल प्राप्त लोग हैं उनको जो हमारा नीलकंठ द्वार है उसके माध्यम से ला करके फिर दर्शन कराए जाएंगे। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फतेहपुर क्षेत्र में अवैध उत्खनन का खेल जोरों शोरों से चालू है। प्रशासन ने कुछ समय पूर्व ही वहां चल रहे अवैध उत्खनन को बंद करते हुए उत्खननकर्ता पर मामला दर्ज कराया था, पर उत्खननकर्ता के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने फिर से अवैध उत्खनन चालू कर दिया। अवैध उत्खनन का कवरेज करने गए पत्रकार देवेंद्र समाधिया के साथ उत्खननकर्ता गजराज रावत और उसके एक अन्य साथी ने मारपीट की और उसे बंधक बनाने का प्रयास किया। बदसलूकी करते हुए जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग गए। मामले को लेकर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवू समाधिया जो पत्रकार हैं वो आए थे, उनके द्वारा फोन पे सूचना दी गई थी। मौके पे पूरा पुलिस बल पहुंच गया था, मैं भी वहां मौके पे पहुंच गया था। ये वहां फतेहपुर पे गए हुए थे, वहां कोई साइट पे माइनिंग चल रही थी। वहां इन्होंने इसका वीडियो बनाया जिस पर से उत्तेजित होकर वहां से कोई 2 अज्ञात लोग आए थे, जिनके साथ रोड पे झूमा झटकी और मारपीट जैसी घटना हुई थी, जिस पर से देवू समाधिया कहने पे अपराध क्रमांक 800, 330, 200, 500 से मारपीट का मुकदमा कायम किया गया है, जिसमें आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर एक गजराज रावत करके जो आरोपी है जिसने मारपीट करी है उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। दूसरा आरोपी की पता रसी की जा रही है। सर, इससे पहले भी 1 आध महीने पहले इस पर एक मामला और दर्ज हुआ था कोतवाली से। जब से मेरे संज्ञान में आया है उसके खिलाफ मेरे नॉलेज में पहला मारपीट का मामला है, पर पूर्व में माइनिंग के इस पे 1-2 मामले हैं, जो 3 मामले हैं जो कायम किए गए। मैं चाहता हूँ कि सब भारतवासी हैं तो सबको न्याय मिलना चाहिए, पर जैसी तानाशाही सरकार है जो मतलब न्याय देने के लिए गरीब लोगों को तो उन्हें एक घासपुरी समान समझ लिया है। तो मैं पुलिस प्रशासन शासन कहूँगा और जो पूंजीवाद सरकार है उससे भी कहूँगा कि आप ऐसा अत्याचार करोगे तो आगे वाले चुनाव में आपकी वो दशा होगी कि आप दूसरा इलाज नहीं रहोगे। आज आप लोगों के द्वारा जगतपुर चौराहे पे जाम लगाया गया है, इसका क्या कारण? इसका कारण है हमारी एक जाटव समाज की बहन थी सविता जाटव, उसका एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस प्रशासन पहुंचा भी नहीं। 2 घंटे तक पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहेंगे, उसके कारण वो खत्म हुई गई। अगर पुलिस प्रशासन तुरंत पहुंच जाता तो अगर अस्पताल में टाइम से पहुंच जाते तो वे बच भी जाते। यूट्यूब पर कथित चैनल या समाचार पत्र के नाम की फर्जी आईडी बनाकर शहर, तहसील और गांव-गांव घूमने वाले कथित फर्जी पत्रकारों के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायत सामने आ रही है। जिला अधिमान्य पत्रकार आशीष ठाकुर और साथ ही साधना प्लस न्यूज चैनल की टीम के द्वारा फर्जी कथित पत्रकार इकबाल खान और रोजी खान के खिलाफ गोविंदपुरा थाने में शिकायत करते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि जिले से फर्जी पत्रकार गांवों और शहर में सरपंच, सचिव, शिक्षकों, छोटे मोटे व्यवसायियों को भी खबर प्रकाशित करने की धमकी देकर अवैध रूप वसूलते हैं। फर्जी पत्रकारों के द्वारा की जा रही ब्लैकमेलिंग के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं होता, तो वहीं शासन और प्रशासन ने इसकी जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही पत्रकार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी की गई है। कुछ लोग हैं आदिल करके नाम से, कुछ लोग 1 साल से हमारे दुकान पे आके हमको परेशान कर रहे हैं। क्या है, हमारा दुकान है, बर्तन की शॉप है, तो आकर के बोले तुम इलीगल काम करते हो, गैर कानूनी काम करते हो, ऐसे बोल के धमकाते हैं। और हमारे क्या है, हम अकेले हैं तो हमें और ज़्यादा धमकाते हैं। वो लोग 4-5 लोग से आए थे, पिछले 1 साल से आकर के पैसे लेके चले जाते हैं।
आपके आवेदन में रोजी और इकबाल करके व्यक्ति का नाम अंकित किया गया है, वो क्या कुछ मामला? वो 24 तारीख की शाम को आए थे वो लोग दुकान पे और बोले मुझे किसी ने भेजा है और मैं उन्हीं के द्वारा आई हूँ। आप क्या क्या काम करते हैं? मैंने कहा देख लीजिए मैम यही सब काम है। तो बोले नहीं इलीगल काम भी है, आप मुझे 30,000 रुपये करके दो, नहीं तो फिर मैं जा करके कंप्लेंट डाल दूंगी। तो किस चीज की कंप्लेंट डाली? आपके खिलाफ कंप्लेंट डाल दूंगी कि आप गैर कानूनी काम करते हो करके। पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके साथ कुछ गलत काम हो रहा है, उनको धमकाया जा रहा है कि उनको उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं, कुछ मॉबिडेंस लोग हैं, ऐसा पीड़ित व्यक्ति ने बताया हमको। तो इस संदर्भ में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। मैडम इसमें एक महिला पत्रकार रोजी खान का नाम सामने आया है जो इनको ब्लैकमेल कर रही है, तो उसके खिलाफ क्या कुछ महिला मोर्चा करेगी? महिला मोर्चा संगठन सब एकजुट होकर उनके खिलाफ एक्शन लेगी। जो भी होगा उनसे जो भी जितना भी हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।